नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, सिंपोजियम ऑन अप्लाइड एरोडायनेमिक्स एंड डिजाइन ऑफ एरोस्पेस व्हीकल ने अभी हाल ही में अपने कॉन्फ्रेंस ब्रोशर में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर व्हीकल का फाइनल कॉन्फ़िगरेशन दिखाया है, जो कि एक प्रोडक्शन रेडी हथियारबंद वेरिएंट होगा। दरअसल दोस्तों, डीआरडीओ ने HSTDV का 20 सेकंड का सस्टेन हाइपरसोनिक कंबशन पूरा किया है और इस टेस्ट के दौरान इसकी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। लेकिन अब डीआरडीओ HSTDV वाहन का एक लंबी अवधि का टेस्ट करेगा, वो भी बिना किसी हीट शील्ड के। इसके अलावा डीआरडीओ की योजना है कि वो HSTDV के प्रोडक्शन रेडी वेरिएंट के यूजर ट्रायल 2024 से करना शुरू कर देगी। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को लेकर आ रही है। दरअसल Mi-17 हेलीकॉप्टर्स के बारे में मैंने अभी आपको डिफेंस अपडेट में बताया भी था कि जो मिश्रा धातु निगम है यानी कि मेधानी, वो Mi-17 हेलीकॉप्टर्स पर देश में बने आर्मर्स को लगाएगी। ऐसे में खबर ये आ रही है कि मिश्रा धातु निगम ने एक हल्का और टिकाऊ स्वदेशी क्लिप ऑन और क्लिप ऑफ आर्मर को विकसित किया है, जो कि कंपोजिट मटेरियल से बना है और ये 40% हल्का होगा रशिया के स्टील मेड आर्मर से। और अब Mi-17 हेलीकॉप्टर्स में रशिया के इस आर्मर को हटाकर मेधानी ग्रुप के द्वारा बनाए गए आर्मर को लगाया जाएगा और इन Mi-17 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में किया जाएगा। दरअसल दोस्तों, आर्मर को जोड़ना यानी कि कवच को जोड़ना कहीं ना कहीं एक हेलीकॉप्टर की पेलोड ले जाने की क्षमता को सीमित करता है और साथ ही साथ इसे अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरने से रोकता है। यही वजह है कि आर्मर का वजन यानी कि इस कवच का वजन कम करने के लिए मेधानी ग्रुप ने कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि इसमें क्लिप ऑन और क्लिप ऑफ आर्मर है, यानी कि इसका ये फायदा है कि जब जरूरत नहीं है तो इसे हटाया भी जा सकता है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, दोस्तों, भारत की अग्नि 5 मिसाइल को लेकर ब्रिटिश थिंक टैंक की तरफ से भी एक रिपोर्ट जारी की गई है। ब्रिटिश थिंक टैंक की तरफ से कहा गया है कि अग्नि 5, जो कि 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ एक परमाणु सक्षम मिसाइल है, ये चाइना के अंदर तक पहुंच सकती है। और यही वजह है कि भारत चाइना के प्रमुख शहरों और उनके सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी में इंटरनेशनल अफेयर्स और एविएशन स्टडीज के प्रोफेसर देन शॉ ने कहा कि भारत की नई मिसाइल चीन की रक्षा क्षमताओं का परीक्षण कर सकती है। चीन के साथ सीमा विवाद के दौरान किए गए हालिया परीक्षण को भारत की ओर से एक शक्ति प्रदर्शन और चेतावनी के तौर पर देखा जा सकता है। साथ ही प्रोफेसर देन शॉ ने कहा कि भारत के द्वारा अग्नि 5 का परीक्षण किया जाना इस बात की पुष्टि करता है कि भारत आने वाले सालों में ऐसी मिसाइलों को एक छोटी संख्या में तैनात कर सकता है। दोस्तों, साथ ही यहाँ पर यूके के थिंक टैंक ने एक बात और कही, जो उन्होंने ऑब्जर्व करी। उन्होंने कहा कि भारत ने जब अग्नि 5 का परीक्षण किया तो भारत ने परीक्षण के दौरान दक्षिण भारत की जो साइट्स हैं वहां से इसे लॉन्च किया, जो कि चीन की सीमा से काफी दूर है। और इन जगहों से लॉन्च करने का मतलब ये है कि ये चीनी हमलों के प्रति कम संवेदनशील है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि चीन के खिलाफ भारत की प्रतिरोधक क्षमता को इस मिसाइल ने काफी मजबूत किया है और अग्नि 5 चीन की मिसाइल रक्षा प्रणाली पर दबाव भी बनाएगी। यही नहीं दोस्तों, ब्रिटिश थिंक टैंक ने अग्नि 2 मिसाइल के बारे में भी कहा कि जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर से अधिक है और ये पश्चिमी, मध्य और दक्षिण चीन के अधिकांश हिस्सों तक पहुंच सकती है। और भारत का ये जो अग्नि प्रोग्राम है वो विशेष रूप से चीन के खिलाफ भारत की जवाबी हमले की रणनीति के लिए है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, सिंपोजियम ऑन अप्लाइड एरोडायनेमिक्स एंड डिजाइन ऑफ एरोस्पेस व्हीकल के कॉन्फ्रेंस ब्रोशर में स्टार सुपरसोनिक टारगेट मिसाइल को दिखाया गया है, जो कि मैक 2.5 की स्पीड से यात्रा कर सकती है। साथ ही ये सरफेस वॉरशिप के जो क्रूज हैं उन्हें आने वाली सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइलों को डिटेक्ट कराने की प्रैक्टिस कराने में मदद करेगी। इस स्टार मिसाइल को जमीन और शिप से यानी कि जहाजों से लॉन्च किया जा सकता है कैटापल्ट लॉन्चिंग सिस्टम की मदद से। और इस स्टार मिसाइल की रेंज है 175 किलोमीटर। साथ ही इसका रडार क्रॉस सेक्शन 0.2 से 1.9 स्क्वायर मीटर है और इसकी शेल्फ लाइफ 10 साल की होगी। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, रशिया की मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि चाइना ने नए 4th जनरेशन के मेन बैटल टैंक को टेस्ट करना शुरू कर दिया है। और ये खबर तब सामने आई है जब हाल ही में अमेरिका ने अपने 4th जनरेशन के अब्राम एक्स टैंक की घोषणा की थी। चाइना के इस टैंक की अगर बात करें तो इसको 2 लोग ऑपरेट कर सकते हैं और चाइना का ये 4th जनरेशन का जो नया टैंक होगा वो नेटवर्क सेंट्रिक कंट्रोल सिस्टम और एडवांस डेटा एक्सचेंज सिस्टम के साथ होगा। अगर ये टेस्ट पूरे हो जाते हैं तो इसका सीरियल प्रोडक्शन 2024 से शुरू हो सकता है।
बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री ने पिछले साल अपने MCX मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का अनावरण किया था और अब कंपनियों के अधिकारियों ने कहा कि इस एयरक्राफ्ट के लिए किन किन चीजों की जरूरत है उसके लिए कोरियन एयरफोर्स के साथ बातचीत चल रही है। इसके साथ ही वे कई देशों के साथ बात कर रहे हैं जो कि उनके इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं पार्टनर के तौर पर। वहीं साउथ कोरिया अपने इस MCX एयरक्राफ्ट को भारत, UAE, इंडोनेशिया, फिलीपींस को भी ऑफर करेगा और कहा जा रहा है कि इसकी पहली फ्लाइट 2030 में होगी। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, एम्ब्रेयर ने भारत को अपने A29 सुपर टेक्नो मल्टी रोल लाइट अटैक एयरक्राफ्ट की पेशकश की है और इस एयरक्राफ्ट की पेशकश उन्होंने भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, इंडियन कोस्ट गार्ड और इसके अलावा जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जिनमें कि ITBP और BSF है उन्हें पेश किया है। एम्ब्रेयर के अधिकारियों का कहना है कि वे भारत में इस एयरक्राफ्ट की लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे और साथ ही साथ एम्ब्रेयर भारत का क्रिटिकल सप्लायर भी बनेगा ग्लोबल सप्लाई चेन के तहत। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। भारत में चीनी दूतावास के एक प्रवक्ता ने कहा कि भारत चीन सीमा की स्थिति कुल मिलाकर स्थिर है और दोनों ही पक्ष सीमा संबंधी मुद्दों पर संचार बनाए रखे हैं। दोस्तों, चीनी दूतावास के प्रवक्ता की ये टिप्पणी अमेरिकी विदेश विभाग के द्वारा की गई टिप्पणी के बाद सामने आई है, जिसमें कि अमेरिका ने कहा था कि चीन तथाकथित रूप से LAC के साथ साथ अपनी फोर्सेस को इकट्ठा कर रहा है और सैन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण वो कर रहा है। ऐसे में अमेरिकी विदेश विभाग के द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारियों ने बिना किसी तथ्यात्मक आधार के भारत चीन सीमा मुद्दे को लेकर चीन के खिलाफ कई आरोप लगाए हैं और चीनी पक्ष इस तरीके की बातों का विरोध करता है और किसी तीसरे देश को द्विपक्षीय मुद्दे पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2023 को अग्निवीरों के पहले बैच को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अग्निपथ योजना के संबंध में इस बात पर प्रकाश डाला कि ये परिवर्तनकारी नीति हमारे सशस्त्र बलों को मजबूत करेगी और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करेगी और साथ ही ये गेम चेंजर भी साबित होगी। आपको बता दें कि PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सेना के तीनों सेवाओं के उन अग्निवीरों के पहले बैच को संबोधित किया है जिन्होंने अपना बुनियादी प्रशिक्षण शुरू किया। साथ ही नरेंद्र मोदी ने कहा कि अग्निवीर सशस्त्र बलों को और अधिक युवा और तकनीक की समझ रखने वाले बनाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि नया भारत नए जोश से भरा हुआ है और हमारे सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास चल रहे हैं। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। जापान और भारत के बीच पहला संयुक्त फाइटर जेट अभ्यास शुरू हो चुका है। यह अभ्यास राजधानी टोक्यो के पास किया जा रहा है। भारत और जापान ने चीनी सेना के हमले के संयुक्त खतरे को देखते हुए रक्षा और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने का भी फैसला किया है। इससे पहले रूस और चीन के फाइटर जेट और परमाणु बॉम्बर्स ने जापान की सीमा के पास उड़ान भरकर जापान को डराने का प्रयास किया था। भारत और जापान का ये जो हवाई युद्ध अभ्यास है वो 11 दिनों तक चलेगा। इसमें जापानी वायुसेना के 8 फाइटर जेट और भारत के 4 फाइटर जेट्स और 2 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और एक हवा में ईंधन भरने वाला टैंकर अभ्यास करेगा। भारतीय वायुसेना के 150 जवान भी इस अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। दरअसल भारत का सुखोई फाइटर जेट, जिनका चीन और रूस दोनों इस्तेमाल करते हैं, इससे जापान को इन विमानों से निपटने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलेगी। हालांकि रशिया मना कर चुका है कि इसके इंजन और रडार की जो रीडिंग्स हैं उन्हें नोट नहीं करने दिया जाएगा और इसके लिए भारत बाकायदा इन प्रोटोकॉल का पालन भी करेगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, ईरान को रशिया से अब सुखोई 35 फाइटर जेट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। इस बारे में ईरान की मीडिया की तरफ से खबरें सामने आ रही है। यही नहीं, इसके अलावा रशिया की तरफ से उन्हें कई तरीके की रक्षा प्रणालियां, मिसाइल और हेलीकॉप्टर भी मिलेंगे। हालांकि कितनी संख्या में Su-35 फाइटर जेट्स ईरान को मिलेंगे इस बारे में कोई बातचीत नहीं की गई है, लेकिन अधिकतर हथियार जल्द ही ईरान में प्रवेश करेंगे। दरअसल दोस्तों, ईरान ने रूस के साथ अपने संबंधों को काफी मजबूत किया है। इसके अलावा आपको मालूम है कि ईरान ने अपने सैन्य ड्रोन भी रशिया को दिए हैं। दोस्तों, कल हम आपको अपने इस चैनल पर PC थपलियाल जी, जो कि आर्मी इंडियन नेवी जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, उनके एक विशेष इंटरव्यू को दिखाने वाले हैं। मिसाइल्स, मेरा जो मेन जॉब था मिसाइल्स पे था। मैं ईयर टू ईयर मिसाइल फ्रांस से लाया हिंदुस्तान में और भारत सरकार ने मुझे उस ट्रेनिंग के लिए वहां भेजा था। तो दोस्तों, ये थे अब तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।